तो आपकी जो नई क्लासेस हैं वो मंडे से शुरू हो जाएंगी, तो उस चीज में स्ट्रेस लेने का कोई जरूरत नहीं है। और अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आज की क्लास का एम ये है कि स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ना है, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में भी पढ़ना है, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। तो आइडियली ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी वाला पार्ट। इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आपके जेई में, नीट में, सीबीएसई से, हर जगह पे। और उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर इजी है, मुश्किल नहीं है, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद हम सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि विस्कोसिटी के बारे में क्या पढ़ा है हमने अब तक। तो बेटा विस्कोसिटी क्या होती है ये मुझे कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या देखी थी हमने? देखा था कि पानी की विस्कोसिटी कम होती है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो विस्कोसिटी को एक तरीके से हमने रिलेट किया था रेजिस्टेंस टू फ्लो से। ठीक है, वेरी गुड। फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो आपकी फ्लूइड की लेयर्स होती है उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स लग रही होती है। ठीक है, ऑपोजिशन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ताकि वो फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे, ऑपोजिशन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसके हमने एक और चीज देखी थी कि जो ये मेरी डिफरेंट लेयर्स हैं फ्लूइड की, इनके बीच में भी एक अपोजिंग फोर्स होती है। और वो जो अपोजिंग फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। राइट, ये वाली चीज हमने देखी थी बेटा कि विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करके रही है कि जो आपकी डिफरेंट लेयर्स है किसी भी फ्लूइड की, उसके बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है, कुछ ऑपोजिशन फोर्स है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो राज, श्रेषी, दीपक। आपका नाम नहीं पता मुझे, किंग ऑफ गेमर्स, आप अपना नाम बताओ बेटा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है तो यहाँ पर हमने इसको लिखा था माइनस नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें ये जो नीटा है यहाँ पे हमारा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और ये आपका फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लूइड है आपका, उस पर डिपेंड करता है। नीटा नहीं, ईटा कहते हैं इसको, बच्चों ने बताया। तो ईटा है आपका, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है बेटा। एंड ये मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक्ट कर रही है। अगर आपकी कोई बोट भी है, जो बोट ये पानी के ऊपर चल रही है, तो ये भी क्योंकि लेयर्स के कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर भी ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। ठीक है बेटा, मिराज बेटा नाम है आपका, मैं याद रखूंगी। ऑलराइट, ये वाली चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, जो है स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है अब आपका? अब जैसे अगर मेरे पास कोई भी ऐसे कंटेनर है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है, ठीक है, कुछ भी ऐसे कंटेनर है जिसके अंदर हमने कुछ भी भर रखा है, और अब यहाँ पर मेरी कोई बॉडी है जो मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आई एम हैविंग सम पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बॉडी विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। तो मुझे बताना है कि ये जो बॉडी, जो फ्लूइड की बॉडी के अंदर है, ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे, जो पिछली बार हमने फ्रिक्शन डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई सॉलिड बॉडी है जो इस फ्लूइड के अंदर चल रही है, तो उसके ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो हमें पता चलता है स्टोक्स थ्योरम से। ठीक है, जिन बच्चों ने स्विमिंग करी है उनको पता है ना कि जब आप स्विमिंग करते हो तो ऐसा लगता है कि आप पानी को चीर के आगे जा रहे हो। राइट, जब आप स्विमिंग करते हो तो ऐसा लगता है कि आप पानी को चीर के आगे जा रहे हो, यू आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और आप पानी को ऐसे चीर के आगे जा रहे हो, पानी आप पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगाया होता है। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, कोई बच्चा मुझे कॉल कर रहा है शायद बार बार मेरे उस पे। मैं अपना फोन साइलेंट पे डाल देती हूँ फिर एक बार के लिए। बेटा किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो ना, तो कॉल मत किया करो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करो। ठीक है, बच्चे कॉल करते हैं, फिर अगर हम कॉल उठा लेते हैं तो बच्चे कुछ बोलते भी नहीं है। तो ये हमें स्टोक्स लॉ से डिटर्मिन करना है। तो ये जो विस्कस फोर्स होती है इस केस में, जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स आ जाती है आपकी ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फ्लूइड, ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड। ठीक है, अब जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड के अंदर चल रही है। तो ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, वो हम चीजें समझ लेते हैं किस पे डिपेंड करती है। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है एज सच, ये आप ना डायमेंशनल एनालिसिस से ही फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका फोर्स जो होती है, ये जो विस्कस फोर्स होती है, इसका क्या एक्सप्रेशन रहता है। तो उसके लिए अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिपेंड करती है ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, आपने देखा है कि सबमरीन्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर शेप की होती हैं, शिप्स जो होती हैं वो आगे से ऐसी इस तरीके से होती हैं, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि जब वो शेप उनकी इस तरीके से होती है तो उनपे जो ये विस्कस फोर्स लगती है वो कम लगती है। ठीक है, तो शेप और साइज जो भी होती है ऑब्जेक्ट की उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा साइज होता है उतनी ज्यादा ये विस्कस फोर्स, उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा आपकी विस्कस फोर्स लगती है। और तीसरी चीज ये जिस पर डिपेंड करती है वो है आपका विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड माने कि आपने किस किस चीज में इसको घेर रखा है, किन चीजों में आपने इसको, मतलब जैसे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हनी है, यहाँ पे क्या चीज है, उस पर विस्कस फोर्स आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो सारी ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आपकी विस्कस फोर्स की वैल्यू अलग रहती है। अगर आपकी कोनिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आपकी विस्कस फोर्स की वैल्यू अलग रहती है। ये जो विस्कस फोर्स है इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। हम अपने जो हमारा बेसिकली अब सिलेबस है उसके अंदर हम खाली स्फेरिकल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बच्चे नोट कर लें कि हम फिलहाल खाली स्फेरिकल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्फेरिकल बॉडी के बारे में ही हमको पढ़ना भी है कि स्फेरिकल बॉडी के केस में क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप मान लो कि यहाँ पर मेरे पास ये जो रैंडम सी बॉडी है ये नहीं है, अब मेरे पास स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है बेटा, तो स्फेरिकल बॉडी के केस में भी जो विस्कस फोर्स होगी वो इन्हीं सब चीजों पर डिपेंड करेगी। जो भी ये विस्कस फोर्स होगी इट विल डिपेंड ऑन व्हाट ऑल थिंग्स। फर्स्टली जो भी मेरा साइज है, अब शेप की तो बात खत्म हो गई ना, क्योंकि अब जो मेरी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है खाली उस पर डिपेंड कर रही है। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की मेरी जो शेप है वो तो स्फीयर ही है, साइज पे डिपेंड करेगी, मतलब रेडियस पे डिपेंड करेगी, है ना, कि मेरी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है उस पर विस्कस फोर्स डिपेंड करेगी। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी कि इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा रोहित और मिराज। रेडियस पे डिपेंड कर रही है, दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही है कि इसकी स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड इन दिस केस। तीसरा जो ये डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा पे, ईटा पे। ठीक है, ये तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। अब जो ये विस्कस फोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपके लिए होमवर्क है कि आपको निकालना है। बहुत सिंपल सी चीज है, डायमेंशनल एनालिसिस याद है सब बच्चों को। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करते थे, अब हमें पता है कि इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू ए हम लिख सकते हैं, है ना, वेलोसिटी रेज टू बी और ईटा रेज टू सी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबकी डायमेंशंस जब पुट इन करोगे तो आपको सारे रिलेशन पता चल जाएंगे कि ए बी और सी की क्या वैल्यू है। तो ये बच्चे कर पाएंगे। विकास बेटा स्क्रीन विजिबल है, ये कर लो कि बेटा फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है। ठीक है, एम एल टी माइनस टू कुछ डायमेंशन रहती है। ठीक है, रेडियस की डायमेंशन आपको पता ही है एल रेस टू वन। वेलोसिटी की पता ही है आप लोगों को एल टी रेस टू माइनस वन। और ईटा की डायमेंशन मैंने पिछली क्लास में बताई थी। वेरी गुड श्रेषी बच्चा ने तो आंसर भी बता दिया है। जब आप लोग ये करोगे कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, तब आप लोग देखते हो कि ए बी और सी तीनों की वैल्यू इक्वल आती है और वैल्यू आती है वन। तो ये जो फोर्स है, जो ये विस्कस फोर्स है, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आता है जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है, 6 पाई के इक्वल है। तो ये जो विस्कस फोर्स है इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये चीज सबको समझ में आई। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो निशा, ए की वैल्यू आपकी वन होती है। ये आपका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, सब बच्चों को रेकमेंड कर रखा है कि एक फॉर्मूला शीट बनाओ, तो उसमें ये फॉर्मूला भी लिख लेना बेटा। ठीक है, जो आपकी ये विस्कस फोर्स है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस आपको आर गिवन है, यहाँ पे रेडियस आपको आर गिवन है और वो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज बताओ कि यहां तक सबको क्लियर है। इज इट क्लियर टिल हियर? सब बच्चों को यहां तक क्लियर है मामला? ठीक है, ये आपका स्टोक्स लॉ होता है जो आपको फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है, चलो वेरी गुड बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। एक बार फिर से बता दूं, विस्कस फोर्स जो होती है आपकी वो शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की, और जो विस्कोसिटी है उस पर डिपेंड कर रही है। तो अगर हम स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस में हमें खाली स्फेरिकल बॉडी ही पढ़नी है। स्फेरिकल बॉडी के केस में वो रेडियस पे डिपेंड करेगी जो उसका साइज है, स्पीड पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी जो भी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, और ईटा पे डिपेंड करेगी। ठीक है बेटा, तो होता क्या है, ये जो फोर्स है इट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस
velocity and eta, and using dimensional analysis you can determine the value of a, b and c. तो वो आपकी 1 आती है। तो जो आपका फॉर्मूला है दैट कम्स आउट टू बी 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है विकास, तुषार, क्लियर है बेटा? इज इट ओके? चलो बेटा, ईटा जो होता है वो आपका फ्लूइड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप पानी के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट चल रही है तो ईटा की वैल्यू अलग होती है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट हनी के अंदर चल रही है तो ईटा की वैल्यू अलग होती है। ईटा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो होती है वो है आपकी ईटा। ऑलराइट राज, इज इट ओके बेटा? हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली, बट आपका फ्लूइड डिपेंडेंट होता है, फ्लूइड डिपेंडेंट लेंगे। ठीक है, तो अब जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आपका आता है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ये भी कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। इसका एक बुक में मैंने ये एग्जांपल भी पढ़ा था कि बारिश हो रही है जैसे। ठीक है, तो अब बारिश को इमेजिन करो कि कितना क्लाउड जो है वो कितना ऊपर है आपसे, मतलब इट इज सो ऊपर। ठीक है, तो अगर पानी नीचे आ रहा है तो बहुत तेज वेलोसिटी से नहीं आनी चाहिए, बहुत तेज वेलोसिटी से आना चाहिए ना बेटा, अगर पानी आपका नीचे आ रहा है तो, है ना? क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लग रही है। ठीक है बेटा, तो है क्या इसमें, होता क्या है कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इमेजिन कर लो। तो कंटिन्यूअसली आपकी रेन ड्रॉप की वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए और वो आपको ऐसे बिल्कुल बुलेट की स्पीड से लगनी चाहिए, बट वो लगती तो नहीं है, कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड में रहती है रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी। ठीक है, तो उसका रीजन भी टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से होता है। एयर रेजिस्टेंस वगैरह आप चीजें लगा लो, बट जो ये स्पीड कम हो रही है ना उसका एक रीजन कंप्लीटली डिफरेंट है। एयर रेजिस्टेंस वाला रीजन नहीं रहता, उसकी वजह से भी बहुत कम होती है, मतलब स्पीड उससे भी इफेक्ट होती है, बट मेजर रीजन जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी का है। ठीक है बेटा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रभात एक बार चेक करना, वो रेडियस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ए वी वाला भी अगर फॉर्मूला लिखा है तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता कैसे है, पहले ना ये चीज समझो। हाँ रोहित बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो होता कैसे है कि हो क्या रहा है, अगर आप रेन ड्रॉप की बात भी करो तो वो भी एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है। वहां पे जो आपका फ्लूइड है वो है एयर, और जो ऑब्जेक्ट है आपकी वो है आपकी रेन ड्रॉप। ठीक है, तो बेसिकली अब होता क्या है कि सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेट में क्या हो रहा है, ये आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ तो रेडियस है ना ए, तो वही तो हो गया, ए आपका रेडियस है। ठीक है प्रभात, तो अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है नीचे की डायरेक्शन में, उसमें वेट लग रहा होगा mg के इक्वल। ठीक है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रही है, आपकी रेन ड्रॉप भी एयर के अंदर मूव कर रही है, तब भी उस पर कुछ अपथ्रस्ट तो लगेगी ही। ठीक है, मेरी स्क्रीन रुक रही है, एक सेकंड में मैं भी रुक जाती हूँ ताकि स्क्रीन आप सब बच्चों को विजिबल हो जाए बेटा। ठीक है, अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन, एक बार मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। ये खाली पंगा आपकी क्लास में ही होता है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपकी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, इनिशियली जो हमारी स्पीड है वो इधर 0 है। ठीक है, इनिशियली मेरी जो स्पीड है वो 0 है। तो इस केस में हमारा नीचे की डायरेक्शन में कुछ वेट लग रहा है, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपकी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है तो यहाँ पे आपका कुछ अपथ्रस्ट लग रहा है, और कुछ ऊपर की डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जो हमने विस्कस फोर्स बोला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर? इनिशियली आपकी क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो ये जो विस्कस फोर्स लग रही है वो भी 0 ही लगेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब क्या होगा, अब थोड़ा सा कुछ टाइम बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इसको अब कुछ टाइम बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आप एक बार बताओ मुझे। मैंने क्या बोला बेटा कि आपकी यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है, वो फ्लूइड एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज आपकी रेन ड्रॉप है जो पानी मतलब जो गिर रही है नीचे आसमान में, तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद। तो इनिशियली तो आपकी रेन ड्रॉप के केस में भी क्या हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में वेट लग रहा है mg। ठीक है, यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, और उसके ऊपर आपकी ये जो विस्कस फोर्स है वो भी लग रही है। ठीक है, यही हो रहा है बेटा। ऑल राइट, उसके बाद हम उसको कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपकी एक्सेलरेशन जो है, कुछ नेट एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, तभी तो आपकी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली नीचे आती रहती है ना। तो अभी भी आपका वेट लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट लग रहा है,
और ऊपर के डायरेक्शन में आपकी विस्कस फोर्स लग रही है। जैसे जैसे आपकी ऑब्जेक्ट नीचे आती रहेगी वैसे वैसे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं राज, वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो विस्कस फोर्स है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ मैम, ऊपर इनिशियली जब ड्रॉप रिलीज हुई तब उसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, जो भी ऑब्जेक्ट रिलीज हुई उसकी वेलोसिटी 0 थी। जैसे जैसे वो अपने वेट की वजह से नीचे जाती रहेगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि देयर इज सम नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नाउ लेट मी से कि मैं इसको और कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व कर रही हूँ, नाउ आई एम ऑब्जर्विंग इट आफ्टर सम टाइम। तो अब अगर मैं फिर से इसको कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व कर रही हूँ तो क्या होगा कि अब वेलोसिटी इतनी बड़ी हो गई है कि बेसिकली मेरी ये सारी फोर्सेस बैलेंस हो गई। मतलब हुआ क्या कि अब नाउ वेलोसिटी इज एट अ लेवल वेयर u प्लस अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स बिकम्स इक्वल टू वेट। तो इस केस में क्या होगा बेटा कि ये जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। दिस ऑब्जेक्ट विल कम इन इक्विलिब्रियम, है ना। ये जो मेरी ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, मतलब जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगी और नेट एक्सेलरेशन भी जो लग रही है यहाँ पे वो भी 0 हो जाएगी। तो यहां पर मेरी एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो जाती है, मतलब आई विल अचीव सम कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आई कि टर्मिनल वेलोसिटी आती कैसे है? ये आपकी बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें वरना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हो क्या रहा है बेटा, आपकी ऑब्जेक्ट जो भी है जो किसी फ्लूइड में मूव कर रही है उस पर 3 टाइप की फोर्सेस लग रही है। एक आपकी वेट की वजह से लग रही है, एक अपथ्रस्ट लग रहा है, और एक आपका विस्कस फोर्स लग रहा है जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स हमने अभी पढ़ा है पिछले स्टोक्स लॉ में, उसकी वजह से। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि अब मेरी ऑब्जेक्ट नीचे आ गई तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो मेरी जो ये विस्कस फोर्स लग रही है वो भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द विस्कस फोर्स। नाउ देयर विल कम अ पॉइंट, ठीक है, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर दिस वेट एंड जो ये अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स का कॉम्बो है ये एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और आपकी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो अब यहाँ पर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगी, जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगी, और आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो अब जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो जैसे 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 नीचे आएगी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आती है। बेटा रेन ड्रॉप आपकी एयर में मूव कर रही है, तो एयर भी तो फ्लूइड हो गया ना। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी क्लियर गाइस कि कैसे आ रहा है? ठीक है बेटा, बढ़िया चीज है, ऐसा आपका किसी बुक वगैरह में नहीं तरीके से बताया गया है, तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, स्टोक्स लॉ क्या है, बच्चों को समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो अब इसकी एक्सप्रेशन भी हम इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे कि जो वेट है आपका दैट मस्ट बी इक्वल टू यू प्लस विस्कस फोर्स। तो वेट होता है आपका mg के इक्वल, u की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये अब थ्रस्ट की वैल्यू रो जी वी आती है ना, और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी 6 पाई ईटा आर इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। इस mg को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मेरी जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी सिग्मा है और ये जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है, तो ये कितना हो जाएगा, रो सिग्मा वीजी मस्ट बी इक्वल टू रो वीजी प्लस 6 पाई ईटा आर वीटी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है बेटा, ऑल राइट। तो बस मैंने यहाँ पर इसको मास को लिख दिया है सिग्मा वी के इक्वल, क्योंकि डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो होती है वो आती है मेरी। ठीक है, तो अब मुझे ये वीटी की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो मेरी निकल जाएगी ना, वीटी की क्या वैल्यू आएगी, ये सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी माइनस रो वी जी डिवाइडेड बाय ये 6 पाई नीटा आर, 6 पाई ईटा आर। तो यहाँ पर जब आप वॉल्यूम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे ना, वॉल्यूम आपकी स्फेरिकल केस में ही लेनी है, तो वो कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। सो वंस यू सब्सटीट्यूट दी वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है वॉल्यूम की, तो यहाँ पे आपकी जो फाइनल ये आता है वैल्यू, सब कुछ कट कटाने के बाद आपके पास आएगा 2r² अपॉन 9 ईटा
सिग्मा माइनस रो जी, ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। अगेन किसी भी बुक में आपको ये डेरिवेशन नहीं मिलेगी, कहीं पे भी आपको ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये खाली एक्सप्रेशन जरूर मिल जाएगा, बुक में ढंग से इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ठीक है, तो तभी इतना प्यार से मैंने आपको समझा दिया, इतना अच्छे से समझाया, मतलब मल्टीपल बुक्स पढ़ के, मल्टीपल जगहों पे चीजें देखकर। बेटा सिग्मा जो होता है वो बता रहा है आपको डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिग्मा बता रहा है डेंसिटी ऑफ बॉडी, और रो जो है वो आपको बता रहा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हाँ बेटा, ये जो फॉर्मूला है, यहां तक जो फॉर्मूला है वो आपका मतलब किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। बट ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम पुट करी है वो स्फेरिकल बॉडी की पुट करी है, तो इसलिए जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है, ये जो एक्सप्रेशन है वो स्फेरिकल बॉडी के लिए वैलिड है। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो भी स्फेरिकल बॉडी का ही आएगा, तो उस चीज की आपको स्ट्रेस लेने का मन नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? राहुल, दीपक, हाँ ये एच सी वर्मा में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, तभी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ सब बच्चों को, नीट वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए, जेई वालों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी तक खाली दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, स्टोक्स लॉ और जो टर्मिनल वेलोसिटी वाला चीज है। ठीक है, अच्छा थैंक यू, राहुल मेरी तारीफ कर रहा है। अब पता नहीं राहुल ऐसे मजे ले रहा है या फिर एक्चुअल में तारीफ कर रहा है, बट चलो जो भी है, थैंक यू बेटा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फॉर्मूला सबको याद रखने हैं, कैसे आया है वो भी आपको समझा दिया है, तो फटाफट इसके दो सिंपल सिंपल से सवाल है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सवाल बड़ा ही सिंपल है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.0015 मिलीमीटर इज फॉलिंग इन एयर। ठीक है, तो बेसिकली अब जो जो चीजें गिवन है वो लिखते रहो मेरे साथ साथ में। अच्छा मजे नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू राहुल। तो बेटा आपको क्या क्या गिवन है ये देखो। अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.0015 मिलीमीटर, आपको रेडियस गिवन है, ड्रॉप का कितना गिवन है, 0.0015 मिलीमीटर को मैं चेंज कर देती हूँ मीटर में, 10⁻³ मीटर। It is falling in air if the coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻⁻5। आपको ईटा की वैल्यू गिवन है फ्लूइड की, दैट इज 1.8 into 10⁻⁻5 kg पर मीटर सेकेंड। ठीक है, वही है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ मैं भी। अभी विजिबल है सब बच्चों को स्क्रीन? कुछ नहीं, जो खाली गिवन चीजें हैं वो मैंने लिखी है कि आपको रेडियस गिवन है 0.0015 मिलीमीटर, और ईटा की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 1.8 इंटू 10⁵ kg पर मीटर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको गिवन है। आपको बोला है कि आप बताओ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप कितनी है। आपको ये भी गिवन है कि डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गई, जो आपकी ड्रॉप की डेंसिटी है, जो आपकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, तो मतलब आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन है एज 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर स्क्वायर। और आपको बोला है डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी निग्लेक्टेड, तो जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो आप निग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब आप रो को नियरली इक्वल टू 0 ले सकते हो। ठीक है, आपको जी की वैल्यू भी यहां पर गिवन है 9.8 न्यूटन पर केजी। तो बस अब तो फॉर्मूला लगाना है, अब तो कुछ भी नहीं करना। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है, अभी पढ़ा था ना हमने, 2r² अपॉन 9 ईटा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बेटा, सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो इंटू जी। तो सारी वैल्यूज लगा दो, अब तो r² की वैल्यू पता चल जाएगी, r की वैल्यू पता है, ईटा की वैल्यू पता है, सिग्मा की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, डायरेक्टली आ जाएगी। ये तो आ जाएगी, नहीं आएगी बताओ, सब बच्चे निकाल लोगे आंसर। ये क्वेश्चन है सिंपल सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई के पेपर में भी आ जाते हैं, नीट जेई में भी पूछ लेते हैं, डायरेक्टली सारी चीजें गिवन है और आपको ये मिल गया मामला। ठीक है बेटा। बेटा नेगेटिव का मतलब खाली ये है कि साइन कन्वेंशन वो दिखा रहा है। ठीक है, नेगेटिव का वैसे मतलब ये होगा आपका कि जो आपकी बॉडी की डेंसिटी है वो आपकी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है। ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका मतलब है कि आपकी जो जो मतलब हो सकता है ऐसा जिसमें आपका जो बॉडी है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे डायरेक्शन में कम की जगह। ठीक है, वेरी गुड, निशा ने आंसर भी निकाल दिया है इसका। तो इसका बेटा आंसर 2.5 नहीं आया था, मेरा जो आंसर आया था एक बार सब बच्चे चेक करना, मेरा आंसर इसका आया था 2.72 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होमवर्क है अगेन सब बच्चों के लिए। ये जो भी हमारी क्लास खत्म होती है, जैसे ही खत्म हो रही है ना,
सब बच्चे जो नोट्स हैं वो अच्छे से स्टडी करो, ठीक है बेटा। गिवन है कि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो आप निग्लेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट आदिल, डेंसिटी ऑफ एयर निग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है आपकी, क्योंकि आपकी वाटर ड्रॉप फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है, तो रो की वैल्यू आप निग्लेक्ट कर सकते हो। कुछ नहीं होता बेटा, एक बार आंसर निकालने की कोशिश करना सब लोग, आई थिंक पावर तो यही आएगी, एक बार निकालने की ट्राई करना, ठीक है बेटा। कभी कभी ना आपकी बुक्स के अंदर आप देखोगे कि बुक्स के अंदर इसको लिख रखा है सिग्मा माइनस रो की जगह लिख रखा है रो माइनस सिग्मा। तो उन लोगों ने ना आपका फ्लूइड का डेंसिटी जो है वो सिग्मा अज्यूम कर रखा है और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रो अज्यूम कर रखा है। होता ये है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये चीज से याद रखो। सिग्मा और रो के अंदर कुछ कुछ बुक्स के अंदर इन्वर्ट कर रखा होता है। ऑल राइट, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? सोनल, आदिल, निशा, रोहित, मिराज, दीपक, अमर, श्रेयशी, सब बच्चे बताओ बेटा, इज इट क्लियर? यस, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे आपकी बात हो रही है कि अब आपकी स्फेरिकल बॉल जो है ना, स्फेरिकल बॉल जो है आपकी, वो कुछ टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हीट लॉस कैसे होगा रेडियस ऑफ द बॉल के रिलेशन में, हीट लॉस का क्या रिलेशन है। ऐसा एक सेम क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था जहां पे वो रिलेशन पूछा था, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक जेई में भी आया था जहां पर बेसिकली रेडियस के लिए रिलेशन पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल है इसको डिटर्मिन करना। आपका रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है बेटा, ये बताओ, व्हाट इज रेट ऑफ हीट लॉस? रेट ऑफ हीट लॉस किस चीज के इक्वल होता है आपका? मैं बताती हूँ, रेट ऑफ हीट लॉस हो जाता है आपका पावर के इक्वल, और पावर का एक्सप्रेशन क्या रहता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। जैसे आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली वर्क डन है, वो अगर आप डिटरमिन करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन आपका कितना होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट है, पावर कितना हो गया? वर्क, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो उसको जब आप लिखते हो तो आपका अगर कांस्टेंट फोर्स है, सो दैट मींस दैट आपका जो पावर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यही लिखा है बेटा अभी तक मैंने कि जो पावर है आपकी वो फोर्स इनटू वेलोसिटी। ऐसे हाथ में पेन नहीं है तो मतलब अभी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ये तो आई थिंक सब बच्चों को विजिबल है कि यहाँ पर जो हमें ये रेट ऑफ हीट लॉस निकालना है उसके अंदर हमें बेसिकली फोर्स इनटू वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि वो पावर हो गया कि आपकी रेट ऑफ हीट लॉस मतलब हीट कैसे लूज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपका वर्क डन कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट ओके गाइस? प्रभात, अमन, ठीक है बेटा। तो अब स्क्रीन रुकेगी तो बताना, वैसे अब नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे डिटरमिन करेंगे? ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया मैम। पावर तो फोर्स इनटू वेलोसिटी हो गई। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 6 पाई ईटा आर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो पावर की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 पाई ईटा आर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं पावर का एक्सप्रेशन निकालती हूं तो वो कितना आ जाएगा? 6 पाई ईटा आर। अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट इन कर दो, 2/9 ईटा आर स्क्वायर इंटू जो आपकी सिग्मा माइनस रो है मल्टीप्लाइड बाय जी। तो कितने आर आ गए यहाँ पर? आर का स्क्वायर हो गया तो आर रेस टू 4 आ गया, और एक आर यहां से आ गया। मतलब जो ये पावर है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आर रेस टू 5, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही है कि जो आपका हीट लॉस है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर रेस टू 5। तो आप देख सकते हो कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतना ज्यादा आपका हीट लॉस रहेगा टाइम के साथ में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? इज दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर? सब बच्चे बताएंगे ये क्वेश्चन क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, जो स्टोक्स लॉ वाला पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है ना आपका पावर, ठीक है। शिफ्ट समझ नहीं आया बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ हीट लॉस आपकी पावर के इक्वल होता है, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, पावर जो होती है आपकी वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। तो जब मैं यहाँ पर वर्क डन अपॉन टाइम करती हूँ तो अगर मेरी कांस्टेंट फोर्स लग रही है, फोर्स को बाहर ले लो, x/t आपकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी। तो पावर जो है आपकी वो डायरेक्टली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी आ गई। उसके बाद मैंने खाली एक्सप्रेशंस डाले हैं। फोर्स का एक्सप्रेशन स्टोक्स लॉ से आपको पता है ये होता है 6 पाई ईटा आर वी, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे v स्क्वायर हो जाएगा इस केस में, और v की वैल्यू हमने अभी टर्मिनल वेलोसिटी के केस में निकाली थी, क्योंकि आपको गिवन है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमें पता है ये होती है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा r⁴, एक r इधर ऑलरेडी है, तो जो पावर है दैट विल डिपेंड ऑन r⁵. ठीक है, इज इट क्लियर शिव, अमन, सोनल, इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है. अब इसके आगे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और आ रहे हैं. बेटा टर्मिनल वेलोसिटी 0 हुई तो वो रुक जाएगी वहीं पे ऑब्जेक्ट, वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक जाएगी. ठीक है, टर्मिनल ऑफ वेलोसिटी अगर 0 हुई तो वो ऑब्जेक्ट एक जगह पे जाके रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी. तो उस केस में बेसिकली हो क्या गया कि आपकी दोनों की डेंसिटीज इक्वल हो गई, तब आपकी टर्मिनल वेलोसिटी 0 होती है, तो आपकी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगी ही नहीं. ठीक है बेटा, तो चलो अब एक दो कॉन्सेप्ट ये हमारे छूट गए थे वो और रिवाइज कर लेते हैं. तो रेनॉल्ड नंबर बढ़िया चीज है. रेनॉल्ड नंबर बताता है कि आपका फ्लो जो होता है ना, फ्लूइड का फ्लो, वो कैसा होगा. फ्लो कैसा होगा, फ्लो कैसा होगा मतलब वो टर्बुलेंट होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, कैसा फ्लो होगा, फ्लो आपका कैसा होगा. ठीक है, आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा. टर्बुलेंट का मतलब पता है ना, ऐसे भाग रहा है कहीं पे भी, ये विस्कोसिटी से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली आपका स्ट्रीमलाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा या फिर आपका फ्लो लैमिनार होगा, कैसा आपका फ्लो होगा वो हमें रेनॉल्ड नंबर से पता चलता है. ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर को आप कैसे लिखते हो, इसको आर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसको आप लिखते हो रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा. बेटा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में हमने पढ़ा था ना, वही होता है. ठीक है, जैसा हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में पढ़ा था कि सारा का सारा आपका जो फ्लूइड है, एक पॉइंट से अगर हम किसी भी एक पॉइंट को देख रहे हैं तो उस पॉइंट से जो भी फ्लूइड मॉलिक्यूल पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, तो वो आपका हमने लैमिनार फ्लो के केस में, स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में पढ़ा था. तो अब यहाँ पर है क्या, रो जो है आपकी, वो है आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड आपका किस तरीके का है, जो आपकी v है दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो. वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो. ठीक है, d क्या है आपका, d है आपका, बता रही हूँ, d आपका है डायामीटर ऑफ द पाइप, जिस पाइप में से आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डायामीटर, डायामीटर ऑफ पाइप. ठीक है, और ईटा क्या है आपकी, ईटा आपको पता चल गई, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी है आप. ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है ना बेसिकली वो आपका रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का. तो वो आपका इस तरीके से आता है, रेशियो ऑफ इनर्शियल इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स. ठीक है, इसीलिए आपको विस्कस फोर्स पढ़ाने के बाद मैं इसको समझा रही हूँ. तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है आपका वो आता है रो वी डी अपॉन ईटा. बेटा ईटा जो है आपका वो आपकी विस्कोसिटी है. ठीक है, जो भी आपका फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी होती है. ऑलराइट, यहां तक सबको क्लियर है कि रेनॉल्ड नंबर की कुछ वैल्यू आ गई. ठीक है, इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स होता है ये आइडियली, और उसकी वैल्यू ये आती है. ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका फ्लो कैसे होगा. अगर रेनॉल्ड नंबर 0 से 2000 के बीच में है तो आपका जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है. स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार, कुछ भी बोल लो, वो आपका स्ट्रीमलाइन या लैमिनार होता है. अगर आपका ये जो है वो 2000 से 3000 के बीच में है नियरली, तो आपका अनस्टेबल होता है, मतलब तब आप बोल नहीं सकते कि कैसा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन है या लैमिनार है या फिर आपका टर्बुलेंट है, आप कुछ नहीं बोल सकते. और लास्ट आपकी सिचुएशन बनी अगर आपका अबव 3000 होता है, तब आपका रेनॉल्ड नंबर अगर अबव 3000 हो गया तब आपका जो फ्लो है वो हो जाता है आपका टर्बुलेंट. ऑलराइट, इज दिस थिंग क्लियर गाइस? यहाँ तक सबको क्लियर है कि हाँ मैम, रेनॉल्ड नंबर कोई चीज है जो बताती है कि हमारा फ्लूइड का फ्लो पाइप के अंदर से कैसा होगा. और रेनॉल्ड नंबर होता क्या है, रो वी डी अपॉन ईटा, जहां पे रो आपकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, v is the velocity of fluid flow, d is the diameter of the pipe and eta is the viscosity of the fluid. ऑल राइट, नैतिक बच्चा बोल रहा है यस, बाकी बच्चे ये बताओ सबको क्लियर है ये चीज? क्लियर है मैम, चलो बढ़िया है बेटा, ऐसे बहुत खुश हूं मैं, आपको समझ में आ जाता है. मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसा पढ़ाओ बच्चों को कि पहली बारी में उनको समझ में आ जाए. अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो क्लास के नोट्स आप सबके पास पहुंच जाएंगे, नोट्स से पढ़ो. नोट्स भी समझ नहीं आ रहे, फिर से रिकॉर्डिंग देखो, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स. ठीक है, थैंक यू राहुल बेटा. तुषार बेटा, जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो आपका इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है. तो वो आपको बताता है कि आपका फ्लो कैसा होगा,
टर्बुलेंट होगा या लैमिनार होगा? आपका फ्लो ऐसे रैंडम कहीं पे भी जा रहा है, या फिर आपका जो फ्लो है वो लैमिनार है, स्ट्रीमलाइन है, एक ही लाइन में मूव कर रहा है, हर पॉइंट पे आपकी जो फ्लूइड पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी सेम है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है रो वी डी अपॉन ईटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू अमन। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 0 से 2000 के बीच में है तो ये स्ट्रीमलाइन है, लैमिनार है। अगर 2000 से 3000 के बीच में तो अनस्टेबल है, बता ही नहीं सकते कि स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, टर्बुलेंट क्या है। और अगर अबव 3000 है तब ये टर्बुलेंट होता है। ऑल राइट, इज दैट ओके बेटा? चलो शिव भी बोल रहे हैं यस, बहुत अच्छी बात है राहुल बेटा, थैंक यू। ठीक है, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल वेलोसिटी का। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का ये मतलब है कि मैक्सिमम वेलोसिटी टिल विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ये तो सिंपल है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी फ्लूइड की टिल विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। सबने अपने घरों में नल देखा है ना, तो नल का आपने देखा होगा जब पानी आप थोड़ा सा कम पे चलाते हो तब वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। अगर आपने उसका नल की वेलोसिटी ऐसे ऐसे उसको घुमा के बढ़ा दी तब आपका पानी ऐसे ऐसे छप छप मार के कहीं पे भी फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो लिक्विड जो है आपका जब फ्लो कर रहा है किसी भी ट्यूब के अंदर तो विस्कस फोर्स लग रही है लिक्विड पे। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है, विस्कस फोर्स भी लग रही है, जिसकी वजह से कुछ वेलोसिटी से लिक्विड आपका मूव कर रहा है। ऑल राइट, अगर आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो आपको पता है कि हर पॉइंट पे आपका फ्लूइड की वेलोसिटी सेम होगी। बट अगर आपकी एक वेलोसिटी क्रिटिकल पॉइंट से बढ़ जाती है तो आपका कोई भी फ्लूइड है वो आपका टर्बुलेंट फ्लो में आ जाता है। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू सब बच्चे नोट डाउन कर लें। जो क्रिटिकल वेलोसिटी रहती है वो आपकी रहती है जो आपका रेनॉल्ड नंबर है मल्टीप्लाइड बाय ईटा डिवाइडेड बाय रो आर। ठीक है, तो यहां पर आपका जो आर है दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुको, अभी स्क्रीन फिर से आ जाएगी। ठीक है, आर जो है आपका वो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ईटा जो है आपकी वो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। अभी स्क्रीन विजिबल है बेटा, दिख रही है? रो जो है आपका वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ही, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो आपकी ये वाली सारी क्रिटिकल वेलोसिटी की ये वैल्यू आ जाती है। ये सिंपल फॉर्मूलाज है। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक आपकी जो भी फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, तो जब आपकी बेसिकली फ्लूइड जो है वो कम वेलोसिटी से मूव करता है तब स्ट्रीमलाइन रहता है, जब ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है तब वो फिर आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो फ्लो है वो आपका विस्कोसिटी का इफेक्ट वहां पे कम हो जाता है, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी हो जाती है, ऐसा भी सिचुएशन है। जैसे लावा के केस में आपने देखा होगा, अगर वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है तो लावा क्या तेज तेज चलने लग जाता है, जबकि लावा कितना डेंस होता है। फिर भी वो इतना तेज इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो इतनी मतलब डेंसिटी से क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए वो फिर भी इतना तेज तेज फ्लो कर रहा है इवन इफ इट इज हैविंग वेरी लार्ज विस्कोसिटी। ऑल राइट, तो विस्कोसिटी के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगेन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसका असाइनमेंट मैं बना दूंगी, सब बच्चों को इसका असाइनमेंट अवेलेबल रहेगा। स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट है, रेनॉल्ड्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट है। इनकी डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, डेरिवेशन मैंने इसलिए करवाई है ताकि आप बच्चों को समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है, वरना बच्चों को समझ नहीं आता। एक होता है ना कि फिजिक्स जो है हमारे आसपास हर जगह पे है, बट फिजिक्स समझ नहीं आने का मतलब कि आपके आसपास जो चीजें हो रही है वो भी आपको समझ नहीं आ रही। तो एक फील कहते हैं इस चीज को, कि सब बच्चों को फील आना चाहिए कि हाँ क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब समझ में आया नल वाला केस से। वैसे ही हमें रेनॉल्ड्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मतलब क्या नंबर होगा जो हमें बता देगा कि कितना आपका फ्लो रह रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने रेन ड्रॉप से समझ लिया, जब आपकी पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से जब हम समझते हैं तो हमें चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है, आगे चले अब, शुड वी मूव फॉरवर्ड? हाँ, फिजिक्स मेरी भी फेवरेट इसीलिए हुआ करती थी क्योंकि वो मेरे आसपास जो भी हो रहा है सब बता देती थी। ठीक है, अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से इस चैप्टर का शुरू हो रहा है, वो है सरफेस टेंशन।
ठीक है, तो फ्लूइड जो है ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। फ्लूइड की हर जगह पे कुछ अलग प्रॉपर्टी चल रही है। फ्लूइड की लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी है, अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट उसके बीच में जाना चाहती है तब स्टोक्स लॉ लग रहा है। जब फ्लूइड खुद फ्लो कर रहा है तब हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ ली, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ ली। जब फ्लूइड रेस्ट पे है तब हमने पढ़ लिया। अब सरफेस टेंशन किस चीज से डील कर रही है? अब हम आ जाते हैं सरफेस फिनोमिना में। मतलब जो फ्लूइड का एज है, जो फ्लूइड की सरफेस है, वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तुषार को तो एक्सप्रेशन भी याद है। तो बेटा सरफेस टेंशन ना एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी। जो भी आपका फ्लूइड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड सरफेस। ठीक है, जो भी आपका फ्लूइड है वो बेसिकली मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, जो जैसे अब आपने देखा होगा कि अगर आप पानी को छोड़ देते हो, पानी की ड्रॉपर से कोई बूंद छोड़ रहे हो, तो वो सारी सर्कल ही आ जाती है, वो सारी स्फीयर आ जाती है। तो वो स्फीयर क्यों आ रही है? क्योंकि सरफेस टेंशन है उसके अंदर। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहेगा, टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। और जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो आपका खाली ड्रॉप्स के केस में होता है। ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहना चाहता है। वेरी गुड। इसीलिए सोप बबल्स भी आपके स्फेरिकल होते हैं। किसी भी चीज को आप देखते हो तो वो स्फेरिकल होती है, क्योंकि अगर आपको कोई भी वॉल्यूम गिवन है, आपको कोई भी वॉल्यूम अगर गिवन है, कोई भी वॉल्यूम गिवन है, आपको कोई भी वॉल्यूम अगर गिवन है, तो उसकी मिनिमम वॉल्यूम जो होगी, मिनिमम सरफेस एरिया जो होगा, वो आपका स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल इज द मिनिमम सरफेस एरिया। स्फेरिकल शेप जो होती है दैट इज मिनिमम सरफेस एरिया वाली शेप। तो इसीलिए आप देखते हो कि आप किसी भी चीज को अगर बना रहे हो तो उस मिनिमम सरफेस एरिया कैप्चर कर लेती है। और मिनिमम सरफेस एरिया कैसे लेती है? जब उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाती है। ऑलराइट, ये चीजें सबको समझ में आई? ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा? ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, सपोज हमारा ये कोई भी फ्लूइड है। ठीक है, ये कोई भी फ्लूइड है। तो फ्लूइड के कहीं पे भी आप कुछ भी देख लो, ठीक है, कुछ भी आप फ्लूइड्स का देख लो, उसमें आपका एक अलग तरीके से फोर्स लग रहा है। ठीक है, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक दूसरे से मस्त ऐसे लड़ाई कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मैं ये एक लाइन सी कंसिडर कर लूं, तो इसमें इस साइड पे भी फोर्स लग रही है, इस साइड पे भी फोर्स लग रही है, इस साइड पे भी फोर्स लग रही है, हर जगह पे इसमें फोर्स लग रही है। तो इसलिए ये फ्लूइड कोशिश करेगा कि ये मिनिमम सरफेस एरिया गेन कर ले, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो हर जगह पे फोर्स लगाए जा रहे हैं। ऑलराइट, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो भी आप इसी तरीके से डिटरमिन करते हो कि अगर आपने फ्लूइड की कोई भी एक लाइन कंसिडर कर ली और इस लाइन की लेंथ है एल, तो जो सरफेस टेंशन रहती है आपकी दैट इज इक्वल टू ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है आपकी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है बेटा, तो एक तरीके से जो ये फोर्स आपकी परपेंडिकुलर लग रही है दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एल। बेटा एल आपकी हो गई जो भी आपने लेंथ कंसिडर करी। सपोज मैं बोलूं कि ये मेरा एक सर्कल है, यहां पर बताओ कि इन दोनों में कितनी सरफेस टेंशन लग रही है। तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये जो लेंथ है ये इक्वल हो जाएगी डायामीटर की, दिस विल बी इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन मेरी लगेगी, जो भी मेरी फोर्स लगेगी, दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2r। ठीक है बेटा, तो जो भी आपने लाइन कंसिडर करी उसको हम ये वाली लाइन की लेंथ जो होती है इमेजिनरी है ये, वो हम लिखते हैं जैसे तुषार ने लिखा है इमेजिनरी लाइन है। ऑलराइट, स्क्रीन विजिबल है बेटा? नहीं है क्या? विजिबल होनी चाहिए, अभी तो सारी चीजें दिख रही हैं। ठीक है शिव, आपको भी समझ में आया? एल आई इमेजिनरी लाइन है, वो आपको क्वेश्चन जब आप करोगे तब समझ में आएगी। जैसे अगर ये एग्जांपल है आपका एक, कि अगर आपकी कोई ड्रॉप है उसमें मैं बोलूं कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितनी फोर्स लग रही है ये बताओ, तो आप क्या बताओगे कि इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2r। अगेन सरफेस टेंशन भी जो होता है आपका वो फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्लूइड को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो यूजुअली आपका कांस्टेंट होता है जिस भी फ्लूइड की आप बात कर रहे हो। पानी के लिए जैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, अगर आप सोप वाटर यूज कर रहे हो तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है वहां पर। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ भी ये चेंज हो जाता है। ऑलराइट, ये चीज सबको क्लियर है कि हाँ सरफेस टेंशन की मैम वैल्यू भी आ गई, जो भी है फोर्स परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय एल व्हिच व्हाटएवर इज द लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन व्हिच वी हैव चोजन।
ठीक है, इसका एक ये सिंपल सा क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, बड़ा ही सिंपल है ये तो। अभी इसका मतलब एक तो हमने कर सा भी लिया, इसका जो भी एक क्वेश्चन ना वो हमने कर भी लिया। तो ये क्या बोल रहा है, कंटेनर ऑफ रेडियस आर इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, तो आपके पास एक कंटेनर है, उसका कुछ रेडियस है, इसको हमने पानी से भर दिया है। ठीक है, ये आपका कुछ कंटेनर है। ठीक है, इसको मैंने पानी से भर दिया है, ये रहा पानी, मस्त ऐसे पानी से भर दिया है इसको मैंने। कंसिडर एन इमेजिनरी डायामीट्रिक लाइन डिवाइडिंग द सरफेस इन टू पार्ट्स। अब बेटा हो क्या रहा है यहाँ पर, हो गया अच्छा वाला केस एक। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ये तो फिर। तो अब यहाँ पर आप सपोज आपका जो पानी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा ना, पानी भी तो आपका इसी तरीके से होगा जैसे आपका कंटेनर है। ठीक है, कुछ इसी हिसाब से तो होगा आपका पानी। तो यहाँ पर आपको बोले कि एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर कर लो कुछ इस हिसाब से, जो डायामीटर को, मतलब ये जो पानी है सारा, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दे। एक ही आपका लेफ्ट पार्ट हो गया, एक ही आपका राइट पार्ट हो गया। ठीक है शिव बेटा, समझ में आया कि ये लाइन की कैसे बात करते हैं? ये वाली लाइन की यहाँ पे बात हो रही है जिसने इस पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपको बताना है कि कितनी सरफेस टेंशन फोर्स लग रही है, यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है बिटवीन द लेफ्ट हाफ सरफेस एंड द राइट हाफ सरफेस। तो अगर आप ये ग्लास को ऐसे ऊपर से देखते हो, तो ऊपर से देखने में क्या हो रहा है, आपको दिखेगा कि ऐसे मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखने में आप क्या देखोगे कि हमारे पास एक सर्कल है। मेरा देखो ऐसे सर्कल सही नहीं बनता, लाइन सही नहीं बनती, बड़े पंगे हैं बेटा ड्राइंग के तो। ठीक है, ये सर्कल है और ये दो आधों में डिवाइड कर दिया डायमीटर वाली लाइन से। तो अब ये आपका लेफ्ट हाफ हो चुका और ये आपका राइट हाफ हो चुका। ठीक है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे पूरी मस्त ऐसे फोर्स लगेगी, ऐसे 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 इसको इधर खींचेगा, ये ऐसे 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 इसको इधर खींचेगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि जो आपकी ये फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, वट एवर योर सरफेस टेंशन है, जो भी आपकी सरफेस टेंशन की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय जो ये लेंथ है वो, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एल। तो आपकी यहां पर जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो इस केस में ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r। तो सिंपली आपकी ये जो फोर्स आ गई दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2r। दैट इज इट, दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया कि सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको कैसे यूज कर सकते हो? हाँ बेटा, वो डिवीजन में था जब हम डिटरमिन कर रहे थे एस की वैल्यू। ठीक है, जब आप सरफेस टेंशन की बात कर रहे थे तब इट वाज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर आप फोर्स निकाल रहे हो तो फोर्स कितनी हो जाएगी, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सरफेस टेंशन वाली फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो उसकी वैल्यू है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एल। ठीक है शिव, इज इट ओके? ये चीज समझ में आई बेटा? ये दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब सेम ही है, फॉर्मूला सेम है, बट फोर्स निकालनी है या सरफेस टेंशन निकालनी है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है शिव, इज इट ओके? क्लियर है बेटा? चलो, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, वो है सरफेस एनर्जी का। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जेन्युइनली ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करो, मजे आते हैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। ठीक है, तो फिर से आपके पास ऐसे एक कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर बनाए ताकि अच्छे से देख लो। ठीक है, मस्त ऐसे ये बड़ा सा कंटेनर है मेरे पे, इसमें मैंने पानी भर रखा है या फिर कोई भी फ्लूइड भर रखा है, यार कुछ भी फ्लूइड हो सकता है, पानी की क्यों बात करूं मैं हमेशा? बच्चे बोलेंगे कि मैम पानी पानी करती रहती हैं, मतलब पानी की तरफ कुछ बायसनेस तो है। तो अब यहाँ पर आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपर सरफेस पे होंगे, है ना? ये आपका सपोज एक मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे है, और बाकी आपका मॉलिक्यूल होगा जो बल्क में होगा। ठीक है, तो ये जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है इसके ऊपर तो हर डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, जो भी सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, है ना? ये चीज सबको समझ में आ रही है कि हाँ मैम, जो बल्क के अंदर मॉलिक्यूल होगा उसमें तो हर डायरेक्शन से कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रही है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है। ठीक है, अब जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है वो थोड़ा अलग है, ऊपर तो इसमें पानी है नहीं, तो इस वाले मॉलिक्यूल पे कंटिन्यूअसली खाली नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ये चीज भी सब लोग देख पा रहे हो? ये सब लोग देख पा रहे हो? तो बेसिकली सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है, सरफेस मॉलिक्यूल जो है आपका, हाँ सरफेस मॉलिक्यूल जो है उस पे देयर इज सम नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सम नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब उसकी फोर्सेस तो बैलेंस नहीं हुई ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो आपके बल्क में मॉलिक्यूल्स है वहां पे तो फोर्सेस आपकी बैलेंस हो गई, यहाँ पर जो आपका एफ नेट है वो आपका जीरो हो गया, यहाँ पे आपका जो एफ नेट है वो जीरो नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया?
कि हाँ मैम बल्क के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसमें हर डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, तो वहां पे हमारी नेट फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है। ऊपर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि वहां पे खाली नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है बेटा, तो होता क्या है, एक बड़ा ही अजीब सी चीज होती है कि जो ये सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है ना वो नीचे आ जाता है। ठीक है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है, सरफेस जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस चल रही है। सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है मूव डाउनवर्ड्स, वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाता है, और अब वहां पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई। टू फिल दिस एम्प्टी स्पेस, तो इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए एक मॉलिक्यूल आपका फिर से ऊपर चला जाएगा। इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए जो बाकी मॉलिक्यूल्स है ना पानी के, फ्लूइड के, टू फिल दिस एम्प्टी स्पेस अदर मॉलिक्यूल्स विल राइज, जो बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बताओ मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं मस्त ऐसे बच्चों के लिए लिख रही हूँ, बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है बेटा, अभी दिखा मैंने क्या बोला कि आपका जो सरफेस मॉलिक्यूल है उसके नीचे कुछ एनर्जी लग रही है, उसमें नीचे की डायरेक्शन में कुछ फोर्स है, तो वो बार बार नीचे आए जा रहा है, और जो उसके साथ में मॉलिक्यूल्स बैठे हैं वो ऊपर जाए जा रहे हैं। हो क्या रहा है, सपोज अमन है, ठीक है, अमर और मयंक गेम खेल रहे हैं, तो अमर ना ऊपर बैठा हुआ है, सीढ़ियां होती है, अमर ऊपर बैठा हुआ है सीढ़ियों पे। जैसे ही अमर नीचे आता है वैसे ही मयंक ऊपर चला गया, मयंक नीचे आया तो शार ऊपर चला गया। ठीक है, तो नीचे कंटिन्यूअसली एक दूसरे को धकेले जा रहे हैं और फिर उसकी जगह घेरे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी? ये जो पूरा का पूरा ये सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है, इसको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी? है ना? तो इसी रीजन से जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी मेरे मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी ज्यादा एनर्जी होती है। सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जी, सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल्स, देन बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, उनको एनर्जी चाहिए ना ऊपर जाने के लिए, वरना कौन ऐसी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाएगा? ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? हाँ बेटा, फ्लूइड के अंदर तो फोर्स कंटिन्यूअसली लगी रही है ना, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे मस्त ऐसे 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 फोर्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से ना आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो और समझ सकते हो वो है आपका कि अब सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई भी फ्लूइड होगा तो वो चाहेगा वो स्टेबल हो। ठीक है, वो चाहेगा कि वो स्टेबल हो, और स्टेबल का मतलब क्या है कि उसकी लेस सरफेस एनर्जी हो। है ना? हाँ बेटा, रिलेशन होता है, अभी पढ़ेंगे वो। ठीक है, कोई भी फ्लूइड चाहेगा कि वो स्टेबल हो, और वो कैसे होएगा, वो चाहेगा उसकी सरफेस एनर्जी कम हो। सरफेस एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी। तो अगर आपका एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी कम होगी, तो सरफेस एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि एरिया कम होना चाहिए, लेस एरिया। इसी की वजह से सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आता है, और सारा का सारा जो भी आपके पास फ्लूइड है आसपास वो ट्राई करता है कि वो अपना साइज कम कर ले। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? यहां तक सबको क्लियर है? इज दिस ओके गाइस? ठीक है, पक्का बताओ। ऑलराइट, मजा आ रहा है क्लास में? ऐसे क्लास बोरिंग तो नहीं होगी? नहीं, अगर आपका फ्लूइड के अंदर है तो फिर सरफेस वाला फिनोमिना लग ही नहीं रहा ना। सरफेस टेंशन की बात हम तब कर रहे हैं जब हम फ्लूइड की सरफेस को स्टडी कर रहे हैं, सरफेस एनर्जी की बात हम कब तब कर रहे हैं जब हम सरफेस एनर्जी को, सरफेस की चीज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, टेम्परेचर से सरफेस टेंशन चेंज होती है बेटा, टेम्परेचर से डेफिनेटली आपकी सरफेस टेंशन जो रहती है वो चेंज होती है। ठीक है, सरफेस से आपकी सरफेस टेंशन जो होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो इम्पैक्ट होती है। अब फटाफट मैं आपको ना सरफेस एनर्जी बता भी देती हूँ कि उसका एक्सप्रेशन, बेटा 2 मिनट, 2 और 5 मिनट की क्लास और है, इसको ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन इसका पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वी विल एंड। फ्लूइड के बाद कहाँ लिखा, स्टेबल। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फ्लूइड है वो स्टेबल रहे। तो फ्लूइड स्टेबल कैसे रहेगा, जब उसकी एनर्जी कम होगी, जिस चीज की एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। फ्लूइड स्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी कम होगी, मतलब जो वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो कम होगा। जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा सरफेस मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना कम एरिया उतने कम सरफेस मॉलिक्यूल्स उतनी कम एनर्जी। ठीक है बेटा, आगे चलूं? चलो,
अब ना एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आप सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में जो रिलेशनशिप आ रहा है वो डिराइव भी कर लो और वो समझ भी लो। ठीक है, तो सबने ऐसे बबल्स फुलाए हैं, तो सपोज ये आपकी सोप की फिल्म है, ये आपका यहाँ पे आपकी सोप फिल्म है। ठीक है, ये आपकी कुछ सोप की फिल्म है। इनिशियली ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो आपको l गिवन है। ठीक है, ये आपकी कुछ सोप फिल्म है। अब इस पे कुछ फोर्स लग रही होगी, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर कुछ फोर्स ऐसे लग रही है जिसकी वजह से ये आगे मूव कर जाता है। ठीक है, कुछ फोर्स इधर लग रही है जिसकी वजह से ये आगे मूव कर जाता है। इसको फोर्स को मैं F बोल देती हूँ। अच्छा, स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही, एक सेकंड रोको बेटा, अभी आ जाएगी। इंटरनेट का इशू होता है और कुछ नहीं होता, फटाफट स्क्रीन आ जाती है, फटाफट चली जाती है। ठीक है, अभी विजिबल है बेटा। मैंने क्या बोला कि कुछ फोर्स लग रही है यहाँ पर, जो ये सरफेस टेंशन वजह की वजह से लग रही है, जो सरफेस पे आपकी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे आपकी ये इस तरीके से थोड़ा सा आगे आ गया, और ये जो डिस्टेंस कवर्ड है सपोज ये आपका डेल्टा एक्स के इक्वल आपको गिवन है। ठीक है, ये आपकी एक स्लाइडिंग वायर है, बेसिकली स्लाइडिंग वायर। सिचुएशन सबको समझ में आई कि एक सोप फिल्म है, उसके ऊपर एक स्लाइडिंग वायर हमने रख रखी है, क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस एनर्जी की वजह से कुछ फोर्स लगेगी, वो आगे मूव कर जाएगी। तो यहां पर अगर मुझे नेटवर्क निकालना है, नेटवर्क निकालना है, नेटवर्क कितना हुआ, तो वो क्या होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू जो भी मेरी यहाँ पे चेंज इन सरफेस एनर्जी भी हो रही है, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, जो ये फोर्स लग रही है मल्टीप्लाइड बाय जिस डिस्टेंस का चेंज है ना, ये जो फोर्स परपेंडिकुलर इधर लग रही है मल्टीप्लाइड बाय दिस चेंज इन डिस्टेंस, और ये फोर्स हमने देखी थी कितनी होती है, S मल्टीप्लाइड बाय L। है ना, यही तो हमने पढ़ा था जब सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कि जो आपकी फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, S मल्टीप्लाइड बाय L। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका इनिशियल एरिया है वो है आपका L मल्टीप्लाइड बाय x, और फाइनल एरिया कितना है आपका बेटा, फाइनल एरिया कितना है, फाइनल एरिया कितना हो जाएगा इस केस में, लिख देती हूँ मैं फटाफट, L मल्टीप्लाइड बाय x प्लस डेल्टा x। तो अगर मैं चेंज इन एरिया कैलकुलेट करूं वो कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो L डेल्टा x आ जाएगा। बेटा फ्लूइड्स वाला चैप्टर है, सरफेस एनर्जी का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपली मेरी एरिया का चेंज हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि जो ये मेरी सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन और एरिया के बीच में क्या रिलेशन आया फाइनली, कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, सबको समझ में आया, इज इट क्लियर। राहुल, नैतिक, बेटा सब बच्चे बताओ, सब बच्चों को समझ में आया, चेंज इन एरिया वाला एक्सप्रेशन आ गया इधर तो। ठीक है, तो अब हम ये भी समझ सकते हैं कि हाँ चेंज इन एरिया वाली तो चीज आ गई। मैं फिर से बता देती हूँ बेटा, ये आपका एक सोप फिल्म है और स्लाइडिंग वायर हमने लगा रखी है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि आपका अब कुछ सरफेस टेंशन वगैरह लग रही है, हाँ दो सरफेस एरिया तो बेटा दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं वो हर चीज करनी भूल गई, यहाँ पे सारी चीजें दो से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सब जगह पे वैसे 2 आता है, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो होता है वो यही आता है, दो सरफेस एरिया है ना क्योंकि। ठीक है, हाँ तो देखो ऐसे तुषार ने मेरी हेल्प कर दी। ठीक है बेटा, तो हो क्या रहा है इस केस में कि आपका जो नेटवर्क डन है वो कितना हो रहा है, जो भी आपकी फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दो से इसलिए मल्टीप्लाइड किया क्योंकि एक आगे सरफेस एरिया पीछे सरफेस एरिया, दो सरफेस एरिया है इस केस में। तो जब ये कैलकुलेट करोगे फोर्स की वैल्यू डाल दो, S इंटू डेल्टा एल, S इंटू एल, और ये L इंटू डेल्टा एक्स आपका एरिया का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो जो सरफेस एनर्जी वाली टर्म है, चेंज इन सरफेस एनर्जी कम्स आउट टू बी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। ऑल राइट, इज दैट ओके गाइज, ये चीज सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन करवा दूं इसका, बेटा 2 इसलिए आया क्योंकि दो सरफेस एरिया होते हैं, एक आगे की साइड पे भी है, एक पीछे की साइड पे भी है ना, दो सरफेस एरिया हो गए ना, सोप वाली फिल्म आप कंसिडर कर रहे हो, दो फोर्सेस भी लग रही हैं, एक ऐसे भी लग रही है, ऐसे भी लग रही है। ठीक है, तो दो आ जाते हैं आपके, बेसिकली नेटवर्क डन आपका ट्वाइस हो जाता है, तो वो 2 आपका हर जगह से कट ही जाता है वैसे, बट नेटवर्क डन आपका ट्वाइस के फॉर्म में आता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, इसी तरीके का क्वेश्चन आपका जेई में भी आ रखा है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आपका आई थिंक 2016 के अंदर जेई के अंदर आया था, सब बच्चे एक बार चेक करना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सरफेस एनर्जी का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको बोला क्या है कि 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म है।
ठीक है, आपको बोला क्या गया है बेटा कि 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स है, बहुत सारी आपके पास छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स है। ठीक है, देयर आर ऐसे ऐसे करके ऐसे 1000 ड्रॉप्स है, 1000 ड्रॉप्स है। इनका जो रेडियस है मैं बोल देती हूँ आर, आर इज द रेडियस छोटे वालों का। अब ये सारी कंबाइन हो गई एंड दे आर फॉर्मिंग अ बिग ड्रॉप। ये सब कंबाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप इन्होंने बना ली जिसका रेडियस है कैपिटल आर। आपको बताना है कि अब सरफेस एनर्जी में कुछ चेंज होएगा क्योंकि दोनों का जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। आपको बताना है कि सरफेस एनर्जी में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको कि क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली ये जो छोटा आर है और बड़ा आर है इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो वो रिलेशन कैसे निकालोगे? जो आपकी वॉल्यूम है वो सेम होनी चाहिए, है ना। इनिशियल जो वॉल्यूम है ड्रॉप्स की दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स। इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम छोटी ड्रॉप्स की कितनी है? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे ना, तो आपके पास जो कैपिटल आर है दैट विल कम आउट टू बी दिस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा? नो मैम, नो मैम, ये कॉन्सेप्ट इजी है, बर्नौलीज थ्योरम से थोड़ा इजी है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन थोड़ा सा मुश्किल है इस चैप्टर में, बाकी सारा पार्ट इजी ही है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या आ जाएगी? मैम सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया कितना है हमारा? चेंज इन एरिया कितना है हमारा? सपोज चलो सरफेस एनर्जी को तो मैं बाहर लिख देती हूँ। ठीक है, चेंज इन एरिया मेरा कितना है? चेंज इन एरिया है मेरा, ये छोटी वाली ड्रॉप्स का सरफेस एरिया कितना है? 4πr², है ना। 4πr² मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये मेरा इनिशियल एरिया था। और फाइनल एरिया कितना है बेटा? 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो यहां पर इसकी जगह अगर मैं 10r पुट कर दूं, 10r, तो यहाँ पे मेरे पास 100 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा? तो एक तरीके से मेरे पास चेंज कितना आ गया? ये s बाहर ले लेते हैं, 4πr² भी बाहर ले लेते हैं, अंदर बच गया 1000 माइनस 100। तो आंसर आ गया ना बेटा अब तो, कि डेल्टा यू कितना हो जाएगा? मैम 4πr² मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 900। यही है मेरा आंसर, सेम। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। ठीक है, इसकी आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, वरना अगर आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है, सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो गया बेटा, समझ में आया सब बच्चों को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये चीज सबको समझ में आई? मजा आया आज की क्लास में? ठीक है, इतना ही पढ़ना है आज की क्लास में बेटा, दैट इज ऑल वी हैव टू स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप सब बच्चों को मजा आया हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।